मुसलमानों की फौजें गजा में उतरने वाली है और गजा में उतरने के बाद क्या ये गजा की सिक्योरिटी के लिए उतरेंगी? क्या इसराइल के साथ एक नई जंग का आगाज होगा? क्या ये सब कहानी वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी? यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी है और इस इजलास में आपने ये देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक गैर रस्मी इनफॉर्मल 36 सेकंड की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ हो गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ओवल ऑफिस में हैं, अमेरिका में ट्रंप के साथ हैं और पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल रही है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हम वाकई इतने अच्छे हैं या अमेरिका को आपसे कुछ चाहिए? क्या ये सिर्फ हमारी अच्छाई की कहानी है या मुसलमान दुनिया के फौजें उतारने की? लेकिन यूएनएससी के सेशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है मुसलमान मुल्कों के लीडर्स के साथ, पर्टिकुलरली अरब लीडर्स के साथ, और वहां पर 21 पॉइंट एजेंडा डिस्कस हुआ जिसको आप ट्रंप का पीस प्लान कहते हैं। और ये पीस प्लान इंटरनेट पे भी मौजूद है और ये पीस प्लान चीख चीख कर कहता है कि अरब मुल्कों की फौजों का उतरना बनता है। अब कहानी ये कि क्या ये मुसलमानों के लिए एक नया ट्रैप है? क्या इसराइल के साथ मजीद जंग बढ़ेगी या क्या ग्रेटर इसराइल बनने वाला है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। बो बर्लिंगन की एक बड़ी प्यारी किताब है और इस किताब का नाम है द नैक, यानी छठी हिस्स आमद। ये किताब वैसे तो बिजनेस के बारे में, लेकिन आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इस किताब के अंदर उसने एक बड़ा प्यारा प्रिंसिपल दिया है। मुझसे एक दोस्त ये किताब लेकर गए थे, आज तक वापस नहीं की। सो मजाक हर चीज का, किताब का नहीं। सो आई नीड टू कॉल इट आउट। पॉइंट ये है कि वो ये लिखते हैं इस किताब के अंदर कि दुनिया में विन विन सिचुएशन क्या होती है। विन विन सिचुएशन देखें तो दोनों पार्टीज जीत कर चली जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं होता। वो लिखते हैं कि एक कोर्ट केस हुआ मेरी कंपनी का और मैं कोर्ट में चला गया बैंक को लेकर, तो जज ने पहले दिन बैंक वालों की फेवर की। मुझे डर लग गया कि तो बैंक वाले जीत जाएंगे, तो मैंने बैंक को आउट ऑफ कोर्ट कहा कि मामले को सेटल कर ले, लेकिन बैंक वालों के नखरे सातवें आसमान पे थे, उन्हें पता था कि वो जीतने वाले हैं। अगली हेयरिंग पे जज ने मेरा साथ निभाया, मेरी बातों पे हाँ पर हाँ करता चला गया। नतीजतन बैंक वालों को डर लग गया कि लगता है ये जीत जाएगा, तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें और फिर हम दोनों पार्टीज ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली। उसके बाद जब तीसरी हेयरिंग पे जज ने पूछा कि क्या बना, तो हमने बताया कि आउट ऑफ कोर्ट मामले को हमने सेटल कर लिया है। तो जिस पर उस जज ने कहा कि दुनिया की बेस्ट विन विन सिचुएशन होती यही है कि जिसके अंदर दोनों पार्टीज का थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है, हर जगह पर विन नहीं होती है। अगर इस मामले को आप ये देखें कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी फेक कंट्री की, फेक स्टेट की जो जारहियत है, जो गजा में जारी है, उसके नतीजे में 65,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हैं। और कितने ऐसे लोग हैं, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन है कि जो इस वक्त फैमिन का शिकार है। बेस्ड ऑन दैट पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हुए। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने गजा के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई? यूनाइटेड किंगडम में, फ्रांस में, बेल्जियम में, मानामा में, नेदरलैंड्स में, यू नेम इट, पाकिस्तान में फॉर दैट मैटर, हर जगह पर लोग बोले। नतीजतन डेमोक्रेसीज और किंगडम्स खतरे में पड़ गई क्योंकि आवाम की आवाज है। और आपने ये देखा रिसेंटली कि वेस्टर्न पावर्स ने फाइनली फलस्तीन को तस्लीम करना शुरू कर दिया। अब ये जो मुसलमान फौजें और अरब कंट्रीज की फौजों को उतारने का सिलसिला है, इस कहानी को अगर आपने समझना है तो आपने इसको 3 टेंजेंट पे समझना है। पहला टेंजेंट ये है और पहला एंगल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। आपने ये समझना है कि एक फेक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको बीबी नेतन्याहू कहते हैं, और बीबी नेतन्याहू की बीबी फाइल्स बड़ी मशहूर हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना हुआ तो कमेंट में बता दीजिएगा, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। और तीसरा एंगल है कि मुसलमान दुनिया आगे बढ़कर इस तरफ क्यों जा रही है। फर्स्ट टेंजेंट को समझने के लिए आपको यह समझना है कि ट्रंप को इस वक्त डोमेस्टिक बड़ी सख्त ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। जो पॉलिसीज वो लेकर आना चाहते थे, वो पॉलिसीज बैकफायर कर रही हैं, बैक टू बैक बैकफायर कर रही हैं। वो रिपब्लिकन्स जो खुद को आइसोलेशनिस्ट कहते हैं, वो ट्रंप को ये कहते हैं कि हमने तो कहा था कि कोई जंग नहीं करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर जंग है, जब तक ये जंग खत्म नहीं होती है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? लाइकवाइज ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए, वो टैरिफ बैकफायर कर गए। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज मिले और इसके बारे में
प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान पूरी दुनिया में ये जंग रोक सकता है जो नोबेल प्राइज भी चाहता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। इफ ही कैन मेक अ डिफरेंस तो ये जंग रुक सकती है। नोबेल प्राइज गजा वॉर के बाद ही मिलेगा तो मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनालिटी क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले वो पर्सनालिटी क्लैशेस आपने ईरान के अटैक के वक्त देखे, फिर आपने कतर के अटैक के वक्त देखे कि ट्रंप एक पॉलिसी को और मिडिल ईस्ट के अमन को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसीज की वजह से वो सारा अमन खटाई में पड़ जाता है। और फिर ट्रंप को प्रो इस्राइली डोनर्स का भी सामना करना पड़ता है जो कॉन्टिन्यूसली अब्राहम अकॉर्ड्स को पुश किए जा रहे हैं। अब इस सब को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बेहतरीन था कि उनका ये 21 नुकाती एजेंडा मुसलमान दुनिया मान ले और गजा के अंदर अपनी फौजों को उतार दे। बट एट द सेम टाइम अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू के पोजीशन को समझने की कोशिश करें, दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अब 2 साल होने वाले हैं जंग को, और जंग को सस्टेन करना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होता है। इस वक्त आईडीएफ की पोजीशन को इंटरनेशनल क्रिटिक्स लिखते हैं कि इंतहाई थिन पोजीशन है, आईडीएफ अकेली भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। जितनी पॉलिसीज बेंजामिन नेतन्याहू ने दी हैं पिछले चंद अरसे में, 17 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप में, ये जो 4-5 साल रहे हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक रहे हैं, क्योंकि बीबी नेतन्याहू ने कॉन्टिन्यूसली फार राइट की पॉलिसीज ली हैं। क्यों ली हैं, दैट गोज इन द बीबी फाइल्स। बट इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि फार राइट की इन पॉलिसीज के खिलाफ खुद इसराइल की अपनी आवाम खड़ी हो गई है कि ये जो आप एडवेंचरिज्म कर रहे हैं इससे हमें मिला क्या। अगर आपको हॉस्टेजेस चाहिए थे तो आपको हॉस्टेजेस नहीं मिले, तो ये तो कोई विन नहीं हुआ आपका। दूसरा, पूरी दुनिया में इसराइल आइसोलेट होकर रह गया है। उनके टूरिस्ट कहीं निकलते हैं, आप लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, आप बॉयकॉट कर देते हैं। वो अपनी ट्रेड डील लेकर आते हैं तो ईयू उनकी ट्रेड डील्स को कैंसिल कर देता है, हथियारों की डील्स रोक रहे हैं उनके साथ। सो ऐसे में हम सस्टेन कैसे करेंगे, ये इसराइल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड बेस्ड ऑन दैट वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने ताल्लुकात को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस उनका सबसे बड़ा आर्म सपोर्टर है, आर्म्स की डील्स का सपोर्टर है और सबसे बड़ा डोनर भी है। अब ऐसे के अंदर अगर आप इसराइल की रीसेंट पॉलिटिक्स उठाकर देखें तो आप ये देखेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके हवारियों ने पिछले कुछ अरसे में अरब लीग की फौजें या मुसलमान मुल्कों की फौजें उतरे, इसकी ना फेवर की है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट बात की है। उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट बात की है जो कि इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स ना आए। मुसलमान मुल्क सोच सकते हैं, कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं। दैट मीन्स इसराइल भी यही चाहता है कि मुसलमान फौजें ही उतरें, अरब मुल्कों की फौजें ही उतरें। अब सवाल ये है कि इसमें अरब मुल्कों का फायदा क्या है? Why are they even thinking about it? And that's the third tension. और इस थर्ड टेंशन को समझने के लिए पहले ये समझें कि चाहे डेमोक्रेसी हो या चाहे बादशाहत हो, इख्तदार में रहने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि आवाम की सपोर्ट बनी रहे। अम्मान में इस वक्त मुजाहरे चल रहे हैं, मैनमा में मुजाहरे चल रहे हैं, पाकिस्तान में मुजाहरे चल रहे हैं। दुनिया के कौन से मुल्क ने गजा के लिए आवाज़ नहीं उठाई है? अब जब डेमोक्रेसीज और किंगडम्स खतरे में पड़ेंगी तो उनको भी वो पॉलिसीज लेनी पड़ेंगी कि जो गजा के लोगों के लिए हैं, जो फ़लस्तीन के लोगों के लिए हैं। बट एट द सेम टाइम मुसलमान इस वक्त एक जख्मी शेर की तरह बैठा है, खास तौर पर अरब। एंड राइट नाउ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर अ क्विक विन, कि जहां पर इज्जत भी रहे और ताकत भी मिले। और बेस्ड ऑन दैट अगर आप ये ट्रंप के 21 पॉइंट के पीस कीपिंग प्लान को देखेंगे, आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये प्लान कहता क्या है। ये कहता है कि वहां पर जितनी कंस्ट्रक्शन होगी, रिहैबिलिटेशन होगी, उसका पैसा भी मुसलमान मुल्क लगाएंगे। $100 बिलियन मारे भी आप हमारे ही बंदे, और रिहैबिलिटेशन के पैसे भी मुसलमान ही दें। 10 से 15 हज़ार फौजें अपॉइंट होंगी अकॉर्डिंग टू द 21 पॉइंट एजेंडा। ये जो फौजें हैं ये पीस कीपिंग करेंगी। हमास को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 2028 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपने इलेक्शन कराएगी, हमास पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। बट एट द सेम टाइम जब ये फौजें अपॉइंट हो जाएंगी तो भी फेक कंट्री के पास, फेक स्टेट के पास ये राइट होगा कि वो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं।
यानी इन फौजों के खिलाफ भी कर सकते हैं, अगर हमास की कहीं कोई एंगेजमेंट नजर आई तो उस पर भी कर सकते हैं, मुसलमानों पे भी कर सकते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग एंड दैट्स सैड एट द सेम टाइम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 21 नुकाती एजेंडा कहता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स को पुश किया जाए। अगर इसराइल अलाउ कर रहा है कि अरब अपनी फौजें उतारें, तो बदले में इसराइल को ये चाहिए कि अरब ममालिक भी इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया वो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने, इसराइल के साथ ट्रेड भी खोलें, दोस्ती भी खोलें, टूरिज्म भी खोलें, एक दूसरे के मुल्कों को तस्लीम भी करें। जो लोग इस बारे में ज्यादा नहीं जानते, अब्राहम अकॉर्ड्स को भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही पुश किया था अपने पिछले दौरे इक़्तिदार में, और उसके नतीजे में आपने देखा कि कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के साथ दोस्तियां बढ़ाई। मेरा सिर्फ एक पॉइंट, मेरा ये पॉइंट है कि जब आप इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं ना, वो ना करना इस्लामिक एस्केटोलॉजी उसको उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो जब आप इसराइल को तस्लीम करते हैं, आपको ये दिखाया जाता है कि आपकी इकॉनमी बूम करेगी, आपके मुल्क में तरक्की होगी और ट्रेड बढ़ेगी। एक काम कीजिएगा, ये जो आपको कैमोफ्लेज दिखाया जाता है, इसके हवाले से एक रील में बड़ी तफसील से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इजिप्ट ने किया, उनकी इकॉनमी का क्या बना, बाकी बातें तो उसके बाद की हैं। सो आज अब्राहम अकॉर्ड्स को पुश किया जाएगा। सो इवेंचुअली इसराइल को अरब फौजों को गजा में उतारने के बाद एक सेफ एग्जिट मिल जाता है, आइसोलेशनिज्म खत्म हो जाता है, बॉयकॉट रुक जाता है, अरब ममालिक के साथ दोस्तियां हो जाती हैं, दुनिया इसराइल को तस्लीम करने के लिए खड़ी हो जाती है, ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाता है, दुनिया में अमन हो जाता है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर? और इस कीमत के बाद कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि सिर्फ एक प्रेडिक्शन को एनालाइज करके सोचें कि अरब मुल्कों की फौजें उतर गई हैं, और उतरने के बाद जस्ट इमेजिन, सोचें एक मिनट के लिए, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है एक फॉल्स स्टेट के अंदर, और उसका इल्ज़ाम तमाम मुसलमानों पे लगता है, फौजों पे लगता है, एयर स्ट्राइक आती है, एनेक्सेशन हो जाती है, फौजों को बाहर निकाल दिया जाता है और जंग अजीम का आगाज हो जाता है। क्या हमने इस तरफ सोचा है? मेरी जाती राय ये है, मेरा जाती ओपिनियन है, इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, और वो ओपिनियन ये है कि बेस्ड ऑन द डेटा एंड पर्टिकुलरली हिस्ट्री को जहन में रखते हुए मुसलमान दुनिया को फौजें नहीं उतारनी चाहिए। ये काम यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर से लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान दुनिया या अरब ममालिक अपनी फौजें उतारेंगे तो उसके नताइज कुछ ऐसे भी निकल सकते हैं जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की। इसराइल को तस्लीम करना तो बहुत दूर की बात है, पहले फौजों को वहाँ भेजने से पहले डिस्कस कर लें कि आपकी आवाम क्या चाहती है। रही बात इसराइल को तस्लीम करने की, तो इसराइल को ना पाकिस्तान पहले तस्लीम करता था, ना आज तस्लीम करता है, ना इंशाल्लाह कभी आगे तस्लीम करेगा।